है राज्य, बिना राजा का राज्य। ऐसे में विदेशी शासक बलपूर्वक दूसरे देशों को छीन लेता है, उन्हें अपना नहीं समझता, उन पर अत्याचार करता है, उनका शोषण करता है, उनका विक्रय कर देता है। इसे रोका कैसे जा सकता है आचार्य? इसे रोका ही नहीं जा सकता, इसे पराजित भी किया जा सकता है। वो कैसे आचार्य? यदि देश के निवासी उस विदेशी राजा का विरोध करें तो उसे भागना ही होगा। सिकंदर को हमें पराजित करना ही होगा। जब सिकंदर का हमला आया, एक के बाद एक पर्वत राजाओं को हराते हराते तक्षशिला भी सिकंदर की शरण में गया। उस वक्त आर्य चाणक्य ने एक निश्चय किया कि अगर हम भारत को एक नहीं करते हैं, हमें भी साम्राज्य नहीं बना सकते हैं, तो हमारा अस्तित्व, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, ये सारा एक दिन लुप्त हो जाएगा। और उसी वक्त उन्होंने दृढ़ निश्चय करा कि ये देश को एक ही ताने बाने में बुनना पड़ेगा और एक साम्राज्य का स्वरूप देना पड़ेगा। साम्राज्य, वही साम्राज्य जो चाणक्य की नीतियों पर चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने खड़ा किया, जिसे इतिहास में मगध साम्राज्य के नाम से जाना गया। इतना मजबूत साम्राज्य की नींव रखी कि 1000 साल तक किसी ने हिम्मत नहीं की भारत पर हमला करने की। 1000 साल तक चाणक्य ने बनाया हुआ राष्ट्र अविरत रूप से काम करने। एक राष्ट्र की अवधारणा क्या है? राजकाज कैसे चलाना चाहिए? शासन की क्या व्यवस्था हो? युद्ध और राजनीति में जीत का मंत्र क्या है? इन सारी चीजों का ब्लूप्रिंट जिसे एक ग्रंथ में मौजूद है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। इस भूमि को प्राप्त करने और इसकी रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। वही अर्थशास्त्र जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी, जिन्हें विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। और वही चाणक्य आज की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के प्रेरणा स्रोत हैं। राजनीति शास्त्र में रुचि रखने वाले अमित शाह महज 9 साल की उम्र में उन्होंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि राजनीति के सियासी अखाड़े में एक दिन वो इतने मजे हुए खिलाड़ी बन जाएंगे कि लोग उन्हें ही भारतीय राजनीति का चाणक्य कहने लगेंगे। अमित शाह ने न सिर्फ चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ा और समझा, बल्कि उसे अपने जीवन में भी उतारा। जिस तरह करीब 2300 साल पहले चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध की सत्ता स्थापित की, उसी तरह अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने देश में बीजेपी की सत्ता को खड़ा किया। उन्होंने पहली बार कहा, राजा संविधान का प्रथम दास है, राजा राज्य का प्रथम सेवक है। उसकी शुरुआत चाणक्य ने की। आज जब मैं नरेंद्र भाई को मंच पर से सुनता हूं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं, मुझे मालूम नहीं उन्होंने आर्य चाणक्य को पढ़कर कहा है, मगर स्पिरिट एक है। अमित शाह ये मानते रहे हैं कि सभी राजनेताओं को चाणक्य से सीखना चाहिए। उनका कहना है कि चाणक्य नीति में शासन का हर मंत्र मौजूद है। इन्हीं मंत्रों के सहारे अमित शाह ने बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता से पार्टी के अध्यक्ष और देश के गृहमंत्री बनने तक का सफर तय किया और बन गए बीजेपी के चाणक्य। भारत माता की जय। चाणक्य का एक सूत्र है, महान चाणक्य ने कहा था, सारे चोर इकट्ठा हो जाए तो समझना राजा प्रामाणिक है। हम इतने ताकतवर हो गए कि कोई अकेला लड़ना नहीं चाहता। 2024 में फिर से एक बार
300 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार बनने वाली है। अमित अनिल चंद्र शाह। भारतीय राजनीति की कहानी अब इस नाम के बिना पूरी नहीं हो सकती। चुनावी राजनीति के शहंशाह बन चुके अमित शाह की रणनीतियों के आगे विरोधियों के बड़े बड़े प्लान फेल हो जाते हैं। शतरंज के शौकीन रहे शाह चुनावी बिसात पर भी शह और मात देने में उतने ही माहिर माने जाते हैं। विपक्ष अमित शाह के व्यक्तित्व से डरता है। विपक्ष को लगता है कि ये आदमी स्ट्रेटजिस्ट है, ये आदमी जो ठान लेता है वो करवा लेता है, कर लेता है, मोटिवेट कर लेता है, तो उनको ऐसे व्यक्तित्व से डर लगता है। 2014 से अब तक अमित शाह कई बार ये साबित कर चुके हैं कि चुनाव जीतने की उनकी स्ट्रेटजी का कोई तोड़ किसी के पास नहीं है। ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि 2024 में अमित शाह कौन सा नया दांव चलने वाले हैं। जब एक तरफ दर्जन भर से ज्यादा विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश में लगे हैं, तब अमित शाह क्या कर रहे हैं? अमित शाह ने नांदेड़ में सिखों के वहां से जो गुरुद्वारा से प्रचार शुरू किया, नड्डा जी तिरुपति गए और नरेंद्र मोदी पुष्कर गए। तो आप देख सकते हैं कि विविध धर्मों के साथ लेके और विविध धर्मों के जो सिंबल है उनको लेके ये इस बार का चुनाव की पहली कदम शुरू रखी है बीजेपी ने। चुनावी चाणक्य अमित शाह किस तरह काम करते हैं, इसकी एक छोटी सी झलक इसी महीने देखने को मिली। कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी बिना देर किए आगे की तैयारियों में जुट गई। ये तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर में चली मैराथन मीटिंग्स की हैं। दरअसल साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव। 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए खास इस मायने में भी है क्योंकि अगर जीते तो नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी लगातार 3 चुनाव जीतने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए अमित शाह ने खुद चुनावी तैयारियों की कमान संभाल ली। अमित शाह के नेतृत्व में 4 दिनों के महामंथन में देश की 450 लोकसभा सीटों के लिए मुकम्मल प्लान तैयार किया गया। तय किया गया कि 2024 चुनाव के लिए 450 लोकसभा सीटों को 100 क्लस्टर में बांटा जाएगा। सभी क्लस्टर में 4 से 5 लोकसभा क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। हर क्लस्टर में एक बड़ा नेता प्रभारी के तौर पर तैनात किया जाएगा और इन नेताओं के ऊपर 15 नेताओं की एक बड़ी टीम तैनात होगी जो जमीनी स्तर पर लगातार तैयारियों की समीक्षा करेगी। एक तरफ लोकसभा चुनाव के लिए ये तैयारी और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में संगठन में फेरबदल का खाका खींचा जा चुका है। दरअसल कर्नाटक की हार के बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के एक लेख में बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठाते हुए ये कहा गया कि स्थानीय मुद्दों को छोड़ने और कमजोर स्थानीय नेतृत्व के कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों की घंटी है, बज गई। 9 साल के कार्यकाल में पहली बार आरएसएस ने उंगली उठा दी। ये सीधा अटैक है अमित शाह जी पे, ये सीधा अटैक है मोदी जी पर। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो बोलते कम हैं और करते ज्यादा हैं। चुनौती जितनी बड़ी हो, जोखिम जितना ज्यादा हो, उनकी फैसला लेने की क्षमता और आत्मविश्वास उतना ही बढ़ जाता है। वंदे इसलिए जिस दक्षिण में बीजेपी का सफाया हुआ, उसी दक्षिण में घुसकर वो 2024 की जीत का शंखनाद कर रहे हैं। 2024 में फिर से एक बार 300 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार बनने वाली है। मैं आपको विनती करने आया हूं, आप तमिलनाडु से मोदी जी को 25 साथी एनडीए के चुनकर देश की पार्लियामेंट में सिंगोल के लिए मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए भेज दीजिए।
चाणक्य नीति पर चलने वाले अमित शाह ने केंद्र की राजनीति के 10 साल के सफर में कई बार बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंकाया है। उन्होंने साबित किया है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। प्रभारी बनने के बाद मैं पहली बार उत्तर प्रदेश आया हूं। 2014 में देश में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उसकी मजबूत नींव फिर से एक बार यूपी से डाली जाएगी। 2013 में जब अमित शाह को पार्टी महासचिव बनाकर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी का प्रभार सौंपा गया, तब यूपी में बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी थी। लोकसभा में उसकी सिर्फ 10 सीटें थीं। ऐसे में अमित शाह के उस दावे पर यकीन करना मुश्किल था कि 2014 में बीजेपी की जीत का रास्ता यूपी से निकलेगा। उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उत्तर प्रदेश जैसे घोर राजनीतिक राज्य में बाहरी होने के बावजूद उन्होंने वोटरों तक पहुंचने से लेकर टिकटों के बंटवारे तक का जिम्मा खुद अपने हाथ में लिया। राज्य की 80 लोकसभा सीटों को 21 क्लस्टर्स में बांटा। जातियों में बटे राज्य में नरेंद्र मोदी की इमेज को लार्जर देन लाइफ बनाई। नतीजा ये हुआ कि जिस यूपी की सत्ता से 17 साल से बीजेपी बाहर थी, उसी यूपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 80 में से 73 सीटें दी, जिसके दम पर बीजेपी को पहली बार केंद्र में बहुमत मिला। तभी अमित शाह को पहली बार बीजेपी का चाणक्य कहा गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत का क्रेडिट अमित शाह को दिया। राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे और उनकी कैप्टनशिप में ये विजयश्री को प्राप्त किया है। और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। अमित भाई राष्ट्रीय टीम में ना आए होते, उत्तर प्रदेश का उनको प्रभार न मिला होता, तो शायद देश उनकी शक्तियों से परिचित नहीं हुआ होता। उस वक्त तक गुजरात में मोदी के सबसे करीबी और भरोसेमंद रहे अमित शाह इस ऐतिहासिक जीत के साथ दिल्ली में भी मोदी के लेफ्टिनेंट बन गए। जीत के मैन ऑफ द मैच को टीम बीजेपी का कैप्टन बना दिया। सरकार के मुखिया मोदी और पार्टी की मुखिया शाह। मैंने अमित भाई को बहुत निकट से देखा भी है, जाना भी है, और मुझे विश्वास है कि पार्टी ने उन्हें जो दायित्व दिया है उसको वो भली भांति निभाएंगे। 49 साल के अमित शाह बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बने। अटल और आडवाणी वाली बीजेपी का ये नया दौर था। उस वक्त शाह के सामने चैलेंज था 2014 में मिली जीत के मोमेंटम को बनाए रखना। हम आत्मसंतुष्टि में न रहें। संतोष से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। विजय की और संगठन के विस्तार की भूख बढ़ाने से ही हमारे काम का विस्तार होता है। 1977 में जब अमित शाह सिर्फ 13 साल के थे, देश में राजनीतिक माहौल इमरजेंसी के कारण इंदिरा गांधी के खिलाफ था। तब सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल गुजरात के मेहसाणा से जनता पार्टी के टिकट पर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही थीं। तब अमित शाह मणिबेन पटेल के पक्ष में पोस्टर लगाया करते थे। 37 साल बाद वही अमित शाह खुद बीजेपी के पोस्टर बॉय बन गए। जमीनी कार्यकर्ता से अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने वाले अमित शाह ने चुनाव में अपना राजनीतिक कौशल दिखाने के बाद पार्टी में माइक्रो मैनेजमेंट शुरू किया। मेरा बूथ सबसे मजबूत का मंत्र देकर बूथ कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन शुरू किया। हर जिले में पार्टी का दफ्तर खोलने की शुरुआत, और अमित शाह ने खुद पूरे देश का दौरा किया। एक एक प्रदेश में 3-3 दिन का दौरा, जिसमें 26-27 बैठकें होती थी। हमने देखा कि किस बारीकी से, चाहे कोष हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे आधुनिक विषय हो, चाहे पब्लिक में जाने की बात, इस प्रकार से पार्टी को चलाना, ये बहुत बहुत सीखने को मिला। उनमें इस भाव का यह भाव प्रवेश नहीं किया है कि मैं बड़े पद पर हूँ। कार्यकर्ता से जब मिलते हैं तो उसी भाव से, और कुछ क्षण की मुलाकात, ऐसा लगता है अस्थायी भाव हो गया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद, बूथ इंचार्ज और पन्ना प्रमुख जैसे फॉर्मूले से अमित शाह ने बीजेपी को संगठन के तौर पर इतना मजबूत बना दिया कि 2014 के बाद से ही बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीतती चली गई।
हरियाणा जैसा राज्य जहां बीजेपी को कभी 5 से ज्यादा सीटें नहीं मिली, वहां 2014 में अमित शाह की रणनीति से बीजेपी को 90 में से 47 सीटें मिली और पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। इसी तरह त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र और मणिपुर में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। मेघालय, नागालैंड, सिक्किम में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा बनकर बीजेपी ने उत्तर पूर्वी राज्यों में अपनी पैठ बनाई और सबसे बड़ी जीत मिली उत्तर प्रदेश में, जहां 17 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ और 3/4 बहुमत के साथ बीजेपी को जीत मिली। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी धरती के संतान अमित भाई का आज बधाई देना चाहता। हिंदुस्तान के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी का विजय ध्वज फहराने में वो कामयाब हुए। बीजेपी के चाणक्य ने जीत का यह सिलसिला थमने नहीं दिया। 2019 में 2014 से भी बड़ी लकीर खींची। 303 सीटें जीतकर बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इस जीत के पीछे मोदी सरकार का 5 साल का काम और अमित शाह की 5 साल की मेहनत थी। ये विजय जो है भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर हर स्तर पर काम करने वाले 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के परिश्रम की विजय। 2014 की जीत के बाद अमित शाह को पार्टी की कमान सौंपी गई तो 2019 के बाद वो सरकार में नंबर 2 की हैसियत से शामिल हो गए। बतौर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया तो गृह मंत्री बनते ही उन्होंने संघ और बीजेपी के बड़े एजेंडे को लागू करने की शुरुआत कर दी। धारा 370 आज इस सदन के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी और ये क्षण देश के इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। अमित शाह जी ने जो 370 धारा को समाप्त किया, CAA कानून को लेकर आए, ये 2 महत्वपूर्ण ऐसी चीजें हैं जिसने इतिहास में एक लकीर खींच दी है। धारा 370 पर बहस के दौरान जब विपक्ष ने पीओके का मुद्दा उठाया तो अमित शाह कुछ इस तरह भड़क गए। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। अमित शाह के इस गुस्से की वजह थी कट्टर राष्ट्रवाद और देशभक्ति की वो विचारधारा जो उनके राजनीति में आने की वजह थी। अमित शाह गुजरात के एक समृद्ध परिवार से आते हैं। उनके दादा नगर सेठ हुआ करते थे जबकि पिता कारोबारी थे। महज 16 साल की उम्र में अमित शाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। 1982 में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का दामन थामा, जबकि 1987 में वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर राजनीति की राह पर आगे बढ़ चले। जब उन्होंने बीजेपी में 87 में आने का तय किया तो उन्होंने अपने घर वालों को बुलाया था घर पे और सबसे कहा था कि या तो मैं बहुत पैसा वाला बन सकता हूँ या मैं एक नेता बन सकता हूँ। और 6 बहनें, उनकी वाइफ, उनकी माँ सब बैठे थे और उन्होंने तय किया था कि मुझे क्या बनना है। उन्होंने सोच समझ के ये डिसीजन लिया कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। बीजेपी में शामिल होने से पहले ही अमित शाह की नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो चुकी थी। 90 के दशक में मोदी और शाह की जोड़ी बनने की शुरुआत हो गई। ये तस्वीर ठीक उसी वक्त की है। आडवाणी के साथ बैठे नरेंद्र मोदी के ठीक पीछे अमित शाह खड़े हुए हैं। तब अमित शाह को गांधीनगर में आडवाणी के चुनाव कैंपेन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस वक्त भी अमित शाह ने वो आडवाणी जी की पूरी इलेक्शन की कैंपेन के मैनेजर और स्ट्रेटेजी सभी और उसकी पूरी कमान वो अमित शाह के पास रही। इस वजह से वो LK आडवाणी जी के भी काफी नजदीक आ गए और आडवाणी जी के भी बहुत एक विश्वासु साथीदार बन गए। इसके साथ ही एक कुशल रणनीतिकार के तौर पर उनकी पहचान बनने लगी। 1997 में अमित शाह ने गुजरात के सरखेज विधानसभा से अपना पहला चुनाव जीता। ये वो वक्त था जब गुजरात बीजेपी में मचे घमासान के कारण नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेज दिया गया था। कहा जाता है कि 1996 से 2001 के उस दौर में अमित शाह ही गुजरात में नरेंद्र मोदी के आंख और कान हुआ करते थे।
इसीलिए मुख्यमंत्री बनकर गुजरात लौटने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2002 में अमित शाह को अपना गृह मंत्री बनाया। तभी से अमित शाह नरेंद्र मोदी की परछाई माने जाने लगे। गुजरात में मोदी के बाद वो सबसे पावरफुल नेता थे। गुजरात की राजनीति में शिखर पर बढ़ते अमित शाह को 2010 में फर्जी एनकाउंटर केस में जेल जाना पड़ा। तो मुझे लग रहा है कि वो जब गए जेल के अंदर तभी उन्होंने तय किया था कि मैं नरेंद्र मोदी को पीएम बनाऊंगा। अगर वो जेल नहीं जाते शायद वो इतने बड़े यहाँ पावरफुल नेता न होते आज। अमित शाह पर लगे आरोप गलत साबित हुए। कोर्ट ने उन्हें एनकाउंटर केस में क्लीन चिट दे दी। तब तक शाह बीजेपी के शहंशाह बन चुके थे और मोदी अमित शाह की जोड़ी गुजरात की राजनीति से दिल्ली की राजनीति पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। अमित शाह की छवि एक सख्त प्रशासक और नेता की है, लेकिन उनकी शख्सियत के ऐसे कई आयाम हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता है। उनको संगीत की बहुत समझ। आपको आश्चर्य होगा कि वो खुद मृदंग बजाते और हरिप्रसाद चौरसिया जैसे महान संगीतज्ञ के साथ जुगलबंदी कर सकते, इस तरह के संगीतज्ञ भी हैं। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरी शिद्दत के साथ पूरा करते हैं। दरअसल मेहनत और कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बने रहने की क्षमता अमित शाह को इस वक्त के तमाम नेताओं से अलग बनाती है। ऐसे में 2024 में मोदी की सत्ता को चुनौती देने वाले विपक्ष को जीतने के लिए न सिर्फ मोदी जैसी लोकप्रियता वाला नेता बल्कि अमित शाह जैसा कुशल रणनीतिकार भी ढूंढना होगा।